हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। और आज हम आपके लिए टीजीटी हिस्ट्री और टीजीटी हिस्ट्री के रिवीजन के तौर पर एक पूरा का पूरा प्राचीन भारत के इतिहास का कालखंड लेकर आए हैं। अगर मैं आपको सरल शब्दों में बोलूं तो मुख्यतः इतिहास को 3 भागों में विभक्त करके पढ़ा जाता है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो उसी क्रम में मैं आपके लिए आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए, ताकि चीज़ें आप बेहतर ढंग से अब इतने कम समय में रिवाइज़ करते हुए चलें। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और उससे पहले हमने अपने चैनल पर फुल डिटेल के साथ टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया है। तो अब हम उसी क्रम में चीज़ों को रिवाइज़ कराते हुए चल रहे हैं। तो आज हम आपके लिए पूरा का पूरा एक ही वीडियो में प्राचीन भारत का इतिहास लेकर आए हैं। तो चलिए हम उसको रिवाइज़ करते हैं बहुत कम समय में। तो बात कर लेते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के सबसे पहले टॉपिक की। तो जो सबसे पहला टॉपिक आपके सामने है वो है सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की, तो आपके पास दे रखा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो इसको मुख्यतः 3 और नामों से जाना जाता है। पहला इसे सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा इसे हड़प्पा की सभ्यता और तीसरा इसे कहा जाता है कांस्ययुगीन सभ्यता। साथ ही साथ इसे एक नगरीय सभ्यता के तौर पर भी जाना जाता है। और अगर हम सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो सिंधु घाटी सभ्यता के तौर पर जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो कहाँ से मिले हैं? सूरकोटदा से मिले हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगा है वो राजस्थान में स्थित है। अगर आपको कालीबंगा पर, लोथल पर, सूरकोटदा पर, उसके अलावा मोहनजोदड़ो पर, हड़प्पा पर, उसके अलावा आपका अगर चन्हूदड़ो की बात करें या जितने भी स्थान हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, उनके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है तो हर एक इंडिविजुअल जो भी आपका स्थान है उसके लिए कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हुए वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। आज का वीडियो रिवीजन के तौर पर है, तो जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो जो बुलेट पॉइंट हैं या की पॉइंट हैं, हम केवल और केवल उनको रिवाइज करते हुए चलेंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो बात करते हैं नेक्स्ट, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था। तो किसका किया जाता था? सेल खड़ी का किया जाता था। ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है, अभी मैंने बताया है। साथ ही साथ इसे नगरीय सभ्यता के तौर पर भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता को महासत्रात्मक सभ्यता के तौर पर भी जाना जाता है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए हम आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो यहाँ का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, क्योंकि अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो इसमें 60 से 70% यहाँ की अर्थव्यवस्था व्यापारिक कार्यों पर आधारित थी। और यहाँ के लोगों की आबादी जो है उसमें सबसे संख्या ज़्यादा व्यवसायिकों की थी, जो व्यवसाय करते थे, जो व्यापार करते थे। नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं और बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो अभी हमने बताया कि शहरी थे, क्योंकि ये एक प्रकार की शहरी या नागरिक सभ्यता के तौर पर जानी जाती है। हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? बच्चे को पता है कि कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। और आपको बताना है कि कपास का उत्पादन सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान पर होता था, या कहाँ से जो है कपास के उत्पादन के सबसे ज़्यादा प्रमाण मिले हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। पूछा गया हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हड़प्पा सभ्यता की हम बात करेंगे तो इनके जो सर्वप्रथम खोजकर्ता हैं वो दयाराम साहनी हैं। साथ ही साथ मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि मैंने हड़प्पा सभ्यता के ऊपर, अगर हम बात करें जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है, उसके ऊपर फुल डिटेल में कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया है। तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी या उत्खनन किस वर्ष हुआ था, तो 1921 में हुआ था। साथ ही साथ दयाराम साहनी के साथ में और कौन थे, तो माधव स्वरूप वत्स थे। किस नदी के तट पर इसकी खोज हुई है, तो रावी नदी के तट पर यह स्थित है। अगर हम बात करें वर्तमान में कहाँ है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में।
और ज़िले की अगर बात करते हैं तो मोंटगोमरी ज़िला है। इतनी सारी चीज़ें मैं अपने पास से भी बताता चलूँगा, क्योंकि मुझे बेहतर ढंग से आपको रिवाइज़ कराना है पूरे के पूरे सारे टॉपिक जो कि प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी चीज़ों को करते हैं और समझते चलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर जिसे बंदरगाह कहा जाता है कौन सा था, तो लोथल था। लोथल के ऊपर डिटेल में वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है। अगर हम बात करें कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, इसकी खोज कहाँ हुई थी, तो लोथल से हुई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कि मोहनजोदाड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसको कैसे अन्य से नाम से जाना जाता है, मृतकों के टीले के तौर पर भी जाना जाता है। किसको, मोहनजोदाड़ो को। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी प्राप्त हुई, आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। अगर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का, पूछा गया हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक लोग या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं, तो किस नाम से, सिंडन के नाम से पुकारते हैं। अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था, या सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था, तो हड़प्पा था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी। अगर हम बात करते हैं कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो हड़प्पा संस्कृति से। और स्थान कौन सा है, तो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। हम बात कर लेते हैं कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, तो कहाँ से पता चलता है, धौलावीरा से। एक बात और दिमाग में बैठा लीजिए कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसकी जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, जिसे पढ़ा नहीं जा सका, और उस लिपि के जो 10 बड़े अक्षर हैं वो भी धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा होने वाला है, बोलते बोलते गले में दर्द भी हो सकता है, उसके लिए मैं पानी लेकर बैठा हूँ। मेरा बस केवल एक ही उद्देश्य है कि आपको हर हाल में एक सीट दिला सकूं, ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि बड़े बड़े चैनल ही केवल सिलेक्शन नहीं करा सकते, या ज़्यादा पैसा खर्च करके बड़ी कोचिंग ज्वाइन करके ही सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता। अगर आप दृढ़ संकल्प करते हैं और सच्ची लगन के साथ मेहनत करते हैं तो आप हर हाल में एक सीट पक्की कर सकते हैं और अपना जो है अपने माँ बाप का और अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो पहले ही बता दिया 1921 में हुई थी। अगर हम बात करें कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है, तो लाल रंग का उपयोग किया गया। अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं पाए गए हैं, तो घरों में कुएं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। अगर हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो अभी हमने बताया है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ये भी आपको पता होना चाहिए। चीज़ें आपको बहुत फास्ट में कवर करनी है क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक हैं और ये रिवीजन की दृष्टि से वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर बाई मिस्टेक जल्दी में मैं कोई मिस्टेक करता हूं तो उसके लिए सॉरी। वैसे तो मेरा प्रयास रहेगा कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें मैं क्लियर करा दूं ताकि आपका बेहतर रिवीजन हो जाए और आप अपनी सीट पक्की कर लें। तो चलिए हम बात करते हैं रंगपुर, जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता पाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। रंगपुर कहाँ पाया गया है, तो सौराष्ट्र में स्थित है। रंगपुर से संबंधित कई प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो इसके जो प्रभारी थे वो सर जॉन मार्शल थे। अगर हम बात करें कि किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया है कि किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ क्या थे, व्यापारिक संबंध थे। तो किस पशु के, बैल से पता चलता है। आपको बताना है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है। चलिए हम और बात कर लेते हैं कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो उच्च समाजवादी थी व्यवस्था। इस बात को आपको दिमाग में बैठा लेना। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। और आपको ये बताना है कि कालीबंगा को अन्य नाम से जाना जाता है, तो वो कौन से अन्य नाम है कालीबंगा के, आपको ये बताना है। अगर हम बात करें, आपके सामने दे रखा है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से हुआ, तो अगर अलंकरित ईंटों की बात होगी तो वो भी आपका क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न आपको कालीबंगा से देखने को मिलने वाला है इस बार। अगर हम बात करें आपके सामने, तो आपके सामने दे रखा है
कि मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है, तो सिंध में स्थित है। मैं क्लियर करा दे रहा हूँ, मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, राखलदास बनर्जी के द्वारा। किस नदी में इस पर तट पर स्थित है, तो सिंध नदी के तट पर स्थित है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में, वो भी कहाँ, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। चलिए और आगे बढ़ते हैं, चीज़ें फटाफट होनी है, फटाफट को एक रिवीजन करना है। अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार प्राप्त हुआ तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, तो लोहे की नहीं हुई, क्योंकि जो लोहे की खोज है या लोहे की जो प्राप्ति हुई है वो आपको हुई उत्तर वैदिक काल से। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनको लोहे के बारे में नहीं पता था। अगर हम बात करें कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त हुए, तो गाय से नहीं प्राप्त हुए हैं। ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे सब वैदिक काल में। तो आपको चीज़ें एक दूसरे से लिंक करते हुए चलनी है। अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को, फिर देखते हैं कि और क्या पूछा गया। तो अगर हम बात करें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से की गई, तो गुजरात से की गई। अगर हम बात करें कि हड़प्पा स्थल में नृत्य मुद्रा वाली कांस की जो मूर्ति प्राप्त हुई वो कहाँ से है, तो मोहनजोदाड़ो से। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, अभी हमने बताया कि लोहे से नहीं परिचित थे। लोहे से जो उनका परिचय होगा वो भी हड़प्पा वासियों का नहीं होगा, वो होगा आर्यों का। किस समय पर होगा जाकर के, तो वो होगा आपका उत्तर वैदिक काल में। आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है कि आर्य मुख्यतः कहाँ के निवासी थे। चलिए हम और आगे बात कर लेते हैं। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है किस पर, संस्कृति पर। अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो संबंधित है किससे, आदि ऐतिहासिक युग से। मैंने आपको फुल डिटेल में बताया है कि कौन इतिहास के 3 काल क्रमों को कौन कौन से, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जाकर उसको देखिए, फुल डिटेल के साथ चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को फटाफट देखते हुए चलते हैं। अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी एक नगरीय सभ्यता, और अगर आर्यों की सभ्यता की बात करें तो वह ग्रामीण सभ्यता। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व क्यों रखा गया है, तो इनके जो मृत भांड के रंग हैं उनके कारण इसको रखा गया। हम बात करते हैं सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सभी सुविधाएं थी। हम और आगे बात कर लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, पुरातात्विक खुदाई है। ये बात ध्यान रखना क्योंकि ये आता है आपका किसके अंतर्गत, तो हमने बताया था कि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं या फिर हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो ये आपका आता आदि ऐतिहासिक तौर के तौर पर। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपका आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को फटाफट देखते हैं। अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी के निवासियों की जो सभ्यता है उसको जानने का मूल स्रोत को क्या है, तो बर्तन है, जेवर हैं, हथियार हैं और औजार हैं। कुल मिला के सारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को खटाखट रिवाइज करते हुए चलते हैं। जैसा कि आपके सामने दे रखा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा संस्कृति से मिले। अगर हम बात करें कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है, तो लाल रंग का उपयोग किया गया। अगर हम बात करते हैं कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना गया है, तो पूर्व आर्य से माना गया है। अगर हम बात करें विशाल स्नानागार की तो वो कहाँ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। धड़ाधड़ चीज़ों को देखते हुए चलिए। अगर हम बात करते हैं कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो वो गुजरात में स्थित है। अगर हम बात करें कि कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है, तो वो भी धौलावीरा है। और धौलावीरा से क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिपि के 10 बड़े अक्षर हैं वो भी प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में बैठाते हुए चलना है। अगर हम बात करें कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो श्रीमद् भगवद गीता है। अगर हम बात करें कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या बताया गया, तो गोधन गाय को बताया गया। वैदिक काल की बात होने लगी है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो कौन से मंडल में मिलता है, 10वें मंडल में मिलता है। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि वैदिक सभ्यता यहाँ से शुरू हुई, तो सॉरी अभी हम लोगों ने सबसे पहले कवर किया था सिंधु घाटी की सभ्यता। यहाँ से सिंधु घाटी की सभ्यता के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन की दृष्टि से क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। चलिए अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। तो अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो आप सभी को पता है कि इसका जो कालखंड है वो है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता तो उसको 2 भागों में बांटा गया। अगर हम बात करते हैं ऋग वैदिक सभ्यता की तो उसका समय हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक सभ्यता की बात करें तो इसका समय हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। अगर ऋग वैदिक काल की बात करेंगे तो उस समय केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी, लेकिन हम जब उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो आपको बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलेंगी। उस समय आपको जो 3 अन्य
वेद हैं वो देखने को मिलेंगे, चाहे फिर वो आपका सामवेद हो, अथर्ववेद हो या फिर यजुर्वेद हो। उसके अलावा आरण्यक देखने को मिलेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ देखने को मिलेंगे, उपनिषद मिलेंगे और भी अन्य छोटे छोटे ग्रंथों को आपको देखने को मिलेगा। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। अब हम बात कर लेते हैं आर्य शब्द का अर्थ क्या है। तो श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना। अगर हम बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी, उत्तर वैदिक काल में जो सबसे अधिक प्रचलन था वो किसका था? वेदों का था। और जो सबसे सर्वमान, जिसे ब्रह्मा के अगर हम बात करें जो मुख से निकली हुई वर्ण के तौर पर माना गया है, तो वो ब्राह्मण है, जिनका सबसे उच्च स्थान होता था। तो उनके जो विरोध में धार्मिक अध्यापक थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था श्रमण। अगर हम आगे बढ़ें कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है, तो 16 सूत्र है। अगर हम बात करें कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है, तो ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। एक एक बात बच्चे वाली एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट मैंने बताया। सरल शब्दों में कहें तो वेद के कॉन्सेप्ट की पूरी कबर खोदी गई है फुल डिटेल वाले वीडियो में, तो जाकर आप वहाँ पर देखें। हम अगर बात करते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 हैं। हम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो मंडूक उपनिषद से। अगर हम बात करें कि ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग वैदिक काल में तो पशुपालन था। अगर हम उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो पशुपालन और कृषि दोनों एक बराबर हो गए थे। ये बात आप दिमाग में बैठा लिए। अगर हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कौन सा है? वो भी आदि ग्रंथ की अगर बात करेंगे, वो भी संगीत की दृष्टि से भारतीय संगीत का जनक भी कहा जा सकता है। तो वो कौन था? सामवेद था। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख दर्शन के बारे में और उनके प्रवर्तक के बारे में। सांख्य दर्शक के कौन प्रवर्तक हैं? तो कपिल मुनि जी हैं। अगर न्याय की बात करें तो गौतम जी हैं। अगर चार्वक की बात करें तो चार्वक जी हैं। योग की बात करें तो पतंजलि जी। पूर्व मीमांसा की बात करें तो जैमिनी जी हैं। उत्तर मीमांसा की बात करें तो बादरायण जी हैं। और वैशिक की बात करें तो कणाद जी हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं फटाफट स्पीड में, क्विक स्पीड में। अगर प्रथम विधि निर्माता की बात करें तो कौन है? मनु है। बच्चे को पता है, अगर उसने बेहतर ढंग से हमारे वीडियोस को देखा है जिसमें हमने फुल कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अब एक बार हम और आगे चलते हैं और चीज़ों को क्लियर कराते हुए चलेंगे, जैसा कि आपके सामने दे रखा है। अभी मैंने बोला भी था। अगर हम बात करते हैं कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, तो श्रीमद् भगवद गीता है। अगर हम बात करें कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख स्रोत क्या है, तो गोधन है। अगर हम बात करें कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार हुआ है, तो 10वें मंडल में हुआ, वो भी किस सूक्त में? तो पुरुष सूक्त में हुआ। अगर हम बात करें कि वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, वो भी वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले। सरल शब्दों में अगर हम ऋग्वेद की बात करें, उसके पढ़ने वाले को पुरोहित को क्या कहते हैं? तो होत्र कहते हैं या होत्रत कहते हैं। अगर हम बात करें ऋग्वेद का संबंध किससे, तो ईश्वर महिमा से। अगर हम बात करें कितने मंडल हैं ऋग्वेद में, तो 10 हैं। सूक्त कितने हैं, तो 1028 हैं। अगर ऋग्वेद में ऋचाएँ बताएं हम कितनी है, तो 10,580 हैं ऋग्वेद में। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा बार किसका उल्लेख है, यहाँ नहीं दे रखा है, तो वो जन शब्द का है 275, फिर उसके बाद इंद्र का है 250, फिर उसके बाद अग्निदेव का है 200 टाइम्स। और अगर हम बात करें सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। बच्चे को पता है। अगर आगे हम बढ़ते हैं तो अगर हम बात करते हैं कि वेदों की संख्या 4 है, कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। त्रि क्या है, या जिसे वेत्री कहा जाता है, तो वेदों के वो 3 भाग जिनको त्रि कहा जाता है, 3 वेदों को वेद हैं। कौन कौन से हैं, जिन्हें वेदत्री भी कहा जाता है, तो वो हैं आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसमें आपके अथर्ववेद को नहीं रखा गया। अगर हम बात करें किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में सब कुछ बताया है। किस मंडल में मिलता है, किस सूक्त में मिलता है, जाके आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को देखिए प्लीज़। और प्लीज़ मुझे किसी भी प्रकार का आपसे कोई भी लोभन नहीं चाहिए। मैं केवल एक चीज़ के लिए आपके साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं एक संस्था में काम करता हूँ, जो कि संस्था कई वर्षों से गरीब बच्चों के लिए, सामाजिक तौर पे पिछड़े हुए बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए काम करती आ रही है। और मैं इस प्रण के साथ आया हूं कि अगर मैंने आपको सीट दिला पाई, आपको सिलेक्शन करा पाया, तो मैं आपसे एक वचन लूँगा, एक कसम लूँगा कि आप लोग भी समाज में अच्छे कार्यों को करोगे और जो शिक्षा से वंचित है उनको शिक्षा दिलाने का प्रयास करोगे। और जब नौकरी आपको मिल जाएगी तो आप उसका कम से कम 10% अच्छे कामों के लगाओगे। अगर आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हो तो आपको इस बात की कसम है।
चलिए हम आगे बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द, तो मैंने बता दिया कि ऋग्वेद से अगर हम बात करते हैं भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन से हैं, तो वेद हैं। अगर हम बात करें अथर्व का अर्थ क्या होता है, तो पवित्र जादू। अगर हम बात करें पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो जैमिनी है, अभी हमने बताया। अगर हम बात करते हैं कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। अगर हम बात करें ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो शतपथ ब्राह्मण है। अगर हम बात करें वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल्यता पाया जाता है, कहाँ से पाया गया है, तो ऋग्वेद में पाया गया। अगर हम गोपद ब्राह्मण की बात करें तो ये संबंधित हैं अथर्ववेद से। अगर हम उपनिषद का मुख्य विषय बात करें तो दर्शन है। अगर हम नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कहाँ से, तो कठोपनिषद से। अगर हम बात करें पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। हमको बहुत तेज़ी में इस रिवीजन वीडियो को कंप्लीट करना है ताकि आपका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाए। आप कम समय में एक पूरे वीडियो को देख लें और सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर तरीके से बैठ जाए। हम अगर बात करते हैं कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था, तो प्रकृति का था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ, तो इंद्र का। अगर 16 सूत्र की बात करें तो ये किस विषय पर आधारित है, गणित में, वो भी कौन सा पोषण, तो ज्यामिति। अगर अस्तोमा सदगमय की बात करें तो ये ऋग्वेद से लिया गया। अगर हम बात करते हैं कि आर्य भारत में कहाँ से आए, तो आपको एक कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। आर्य भारत में बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे, तो पंजाब में बसे। मैक्स मुलर जी ने क्या बताया कि आर्य भारत में कहाँ से आए, तो आपको ये भी बताना है। अगर हम बात करें कि ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित, तो आपको पता है सोम रस की बात हो रही है, सोमव्रत की बात हो रही है। किस मंडल में है, तो 9वें मंडल में। अगर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता रहता है, इस बार आपकी परीक्षा में आएगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है, जिसे दसराज युद्ध कहते हैं, किस नदी के तट पर, तो पुरुषणी नदी के तट पर। इसका वर्तमान में नाम क्या, जाके बताइए। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या बताई गई, तो 1/6 बताई गई। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा जाता है, तो ब्राह्मण युग से जोड़ा जाता है। अगर हम आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी की बात करें तो सिंधु है। और अगर सबसे पवित्र नदी की बात करें तो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। और हम बात कर लेते हैं, आपके सामने दे रखा उपनिषद काल में राजा अस्पति कहाँ के राजा थे, तो के राजा थे। अगर हम बात करते हैं अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किसमें, तो कठोपनिषद में। अगर हम बात करें वैदिक नदी कुंभा काबुल का जो स्थान है वो निर्धारित किया गया था, तो कहाँ से, अफगानिस्तान से। अगर हम कपिल मुनि की बात करें तो सांख्य दर्शन से। अगर हम बात करें कि भारत के किस स्थल में खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो अंतर्जी खेड़ा से मिले। अगर हम बात करते हैं कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, सामने आई, तो धर्मशास्त्र के काल में। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अगर हम बात करते हैं गायत्री मंत्र के बारे में, तो गायत्री मंत्र जो है देवी सावित्री को समर्पित है, कहाँ है, तो ऋग्वेद में। किस मंडल में, जाके कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर हम बात करें कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो गौतम जी ने। प्राचीन भारत में निष्क किस तौर पर था, तो स्वर्ण आभूषण के तौर पर। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि जी हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं। दर्शन पर आधारित पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यता था, क्या था, तो प्रगति पूजन और यज्ञ करना। चरक संहिता नामक पुस्तक के अगर हम बात करें किस विषय पर आधारित है, तो चिकित्सा पर आधारित है। अगर हम बात करते हैं यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यजुर्वेद में। कहाँ पता चलता है, तो यजुर्वेद में। वैदिक युगीन सभ्यता क्या थी, किस पर आधारित थी, वैदिक युगीन सभा क्या थी। अगर वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। और सभा की बात करेंगे तो ये मुख्यतः आधारित थी मंत्री परिषद पे। अगर हम बात करते हैं वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली की, तो गणतंत्रात्मक थी। सबसे प्राचीन वेद कौन था, तो ऋग्वेद था। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो सांख्य। अगर हम बात करें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, तो ये 6 भिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किसमें, वैदिक युग में। अगर हम बात करें वो दस्तरकारी कौन सी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो लोहारी थी या लोहारगिरी थी। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और खटाखट देखते हैं। अगर हम बात करें प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं वो कौन थे, तो पाणिनि थे। अगर कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो मनु स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई, तो रामायण को। प्राचीनतम पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया, तो सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी, काल या कुटुंब। अगर हम बात करें ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी तो विदत थी। विदत कब जाकर समाप्त कर दी गई, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना। अगर हम बात करें ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीनतम कौन है, तो शतपथ ब्राह्मण है। अगर हम आगे बात करते हैं गोत्र शब्द या गोत्र व्यवस्था सर्वप्रथम प्रचलन में कब आई, तो उत्तर वैदिक काल में आई। अगर हम बात करें मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है तो समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने।
अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या संबंध है। जिस प्रकार जो ऋग्वेद है वो वैदिक युग का या आर्यों का सबसे, या अगर हिंदू धर्म का बोला जाए तो सबसे पवित्र ग्रंथ माना गया, उसी प्रकार जो अवेस्ता है वो ईरानियों का सबसे पवित्र और सबसे प्रमुख ग्रंथ माना गया। अगर हम बात करते हैं किसका संकलन है, ऋग्वेद पर आधारित है तो सामवेद का है। चलिए और भी जितने पॉइंट्स हैं हम उनको खटाखट कवर करते हुए चलेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें रिवाइज़ करा दें। अगर हम बात करें कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण की बात हुई है तो अथर्ववेद में इसकी बात की गई है। आर्य शब्द इंगित करता है किस चीज़ को, तो कुलीन को, श्रेष्ठ को या नरजाति समूह को। और आर्यों का एक 5 आर्य जो थे वो क्या थे, कबीले थे। कबीलों की संख्या कितनी थी, 5 थी, जिन्हें कुनबा भी कहा जा सकता है। अगर हम बात करें प्राचीनतम वैवाहिक संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किसमें, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अगन्या वध योग नहीं बताया गया, किसको, गाय को बताया गया। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के लिए, तो कुंभा और करमू का। अगर हम बात करें आर्यों के अंटार्कटिक होम सिद्धांत को किसने दिया, तो बीजी तिलक ने। बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। अगर हम बात करें अथर्व का अर्थ क्या है, तो पवित्र जादू। अगर हम बात करें कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, तो यजुर्वेद। अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, अगर ऋग वैदिक काल की बात करेंगे तो इंद्र को, और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को। सभा और समिति किसकी 2 पुत्रियां बताई गई, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए। संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी, 16। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे, मीमांसा से। तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए। इस प्रकार हमारा वैदिक काल भी खत्म हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बारे में। तो 2 सेकंड का वेट दीजिए, वेट करिए ज़रा सा, एक घूंट चाय पी लें। तो चलिए एक नए जोश के साथ शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जो भी रिवीजन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर हम बात करें कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध का जन्म स्थल क्या था, तो लुम्बिनी था। कहाँ है, तो नेपाल में। लुम्बिनी के कौन से स्थान में, तो कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु के राजा कौन थे, इनके जो पिता थे उनका क्या नाम था, तो शुद्धोधन था। अगर हम बात करें कि वह अध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जीवन और जन्मों की कथाओं के विषय में बताते हैं, तो जातक कथा। त्रिपिटक क्या है, तो बौद्ध धर्म ग्रंथ है। अगर हम बात करें बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु को प्राप्त किया, तो कुशीनगर में प्राप्त किया। आपको बताना है कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े जो फैक्ट हैं उनको आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। अगर हम आगे बात करें कि बुद्ध ने किस, ये तो बात हो गई किस स्थान पर महापरिनिर्वाण की प्राप्त करी। अगर हम बात करें भारत में सबसे प्राचीनतम विहार कौन सा, तो नालंदा। अगर हम बात करें कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो महाकश्यप ने की थी। और शासक की अगर हम बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति के जो संरक्षक थे, शासक थे, वो अजातशत्रु थे, जो कि हर्यक वंश के हैं, जिसे पितृंतक वंश के तौर पर भी जाना जाता है। नागार्जुन कौन थे, तो बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की थी, राजगृह में। अष्टांगी मार्ग की संकल्पना है किससे है, तो धर्मचक्र परिवर्तन सूक्त के विषय वस्तु से। अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मिलिंद पांडु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद है, तो नागसेन के। अगर हम बात करें महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व आलोकेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो पद्मपाणी से। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को सही माना गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कनिष्क के शासनकाल में चौथ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो कुंडल और कश्मीर में। अगर तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो पाटलिपुत्र में हुई थी। और संरक्षक कौन था, तो अशोक जी थे, आपको पता होना चाहिए। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को बेहतर ढंग से देखते हुए चलते हैं कि आपके लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें कि बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए प्रतीक, तो हाथी जो है बुद्ध के घर में आने का प्रतीक है। अगर हम बात करें कमल की, तो जन्म का प्रतीक है। सांड की बात करें तो यवन का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक है। शेर की बात करें तो समृद्धि का प्रतीक है। पद चिन्ह निर्माण का प्रतीक है। और स्तूप जो है मृत्यु के प्रतीक हैं। तो ये बातें भी आपको यहाँ पे क्लियर करते हुए चलनी है। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के गुरु, तो प्रथम गुरु आलार कमाल हैं। और द्वितीय कौन है, आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। अगर नहीं पता है तो डिटेल वाले वीडियो को जाकर देखिए। अगर हम बात करें बुद्ध में वैराग्य की भावना किन 4 दृश्यों को देखकर, सबसे पहले उन्होंने बूढ़ा देखा, फिर रोगी देखा, फिर लाश देखा, फिर सन्यासी देखा। आपको ये बताना है कि बुद्ध के जन्म के समय वो सन्यासी और वो साधु कौन थे जिन्होंने ये घोषणा की थी कि या तो बुद्ध जी बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे या वो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हम बात करते हैं कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में।
बुद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? विक्रमशिला। विक्रमशिला की स्थापना किसके द्वारा की गई? आपको बताना है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो सांची में। किस शासक को बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला? तो धर्मपाल। यार यहीं पे मिल गया इसका आंसर। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संक्षेप बताएं? अशोक को। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों या पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? पाली में की गई। कश्मीर में कनिष्क के समय में जो बौद्ध संगीति आए थे उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र, जिसे अशोघोष भी कह सकते हैं। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से हैं? तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए? तो सबसे ज़्यादा दिए गए हैं बिंबिसार के। बिंबिसार जो थे वो अजातशत्रु के पिता थे। और अजातशत्रु किसके पिता हैं? तो उज्जैन के पिता हैं, जिन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना कराई थी। ये वंश कौन सा है? तो पितृहंतक वंश है, जिसे आर्यक वंश कहते हैं। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इनकी मौसी थी गौतमी प्रजापति जी। जब 7 दिन की उम्र में गौतम बुद्ध जी की माता का मृत्यु हो जाता तो यही इनका पालन पोषण करती हैं। आपको गौतम बुद्ध की माता का नाम बताना है। नहीं पता है तो डिटेल वाले वीडियो को देखिए। बोध गया स्थित है कहाँ है? बिहार में। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। अगर हम बात करें सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। किस नदी के तट पर हुई थी? किस वृक्ष के तट नीचे हुई थी? आपको बताना है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। धर्मचक्र परिवर्तन कितने लोगों को दिया था? कौन कौन से लोग थे? 5। तो उनके नाम बताइए जल्दी से जाकर। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म ने समाज के किस वर्ग को महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो अभी देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है कि जो सबसे अधिक प्रभाव बौद्ध धर्म ने डाला है तो वो किस पे डाला है? महिला और शूद्र पर। और सबसे ज़्यादा जैन धर्म ने किस पे डाला है? तो आपको ये कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। अगर हम बात करते हैं कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिलवस्तु में की गई थी। अगर हम बात करें सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत तो नागार्जुन ने दिया था। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का? तो अशोक का। बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार में सबसे बड़ा योगदान अशोक जी का है। अगर हम बात करें सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। अगर हम बात करें किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली का किया गया। चलिए और जितने जुड़े हुए फैक्ट हैं उनको भी फटाफट देखते हुए चलते हैं। और ये जो धार्मिक आंदोलन वाला समय है या बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म और शैव धर्म वाला जल्दी जल्दी कवर करते हैं। अगर हम बात करें महावीर स्वामी का जन्म तो कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। अगर हम बात करें कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, उनके ऊपर एक पुस्तक है तो गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। बुद्ध की जीवन ने कि किस घटना को महावीर निष्क्रमण कहा जाता है? तो उनका गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में किया था ये आपको बताना है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? कोली वंश की थी। अगर हम बात करें किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? तो अशोक के मिलती है। अगर हम बात करें कि मौर्य वंशी शासक अशोक के रुमन देवी अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा भी की गई थी इस उल्लेख में या इस अभिलेख में। अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो सारनाथ पे दिया। धड़ाधड़ चीज़ों को समझना है। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। पहला उपदेश उनका नाम बताना। अभी हमने पूछा नहीं पता, जाओ भैया फुल डिटेल वाला वीडियो देखो और देख कर आओ क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगर हम बात करें कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जात्रिक में हुआ था। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था। अगर हम बात करते हैं कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 हुए हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी तो 24वें हुए हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुई है। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है, चीज़ें खटाखट रिवाइज करनी है। अगर हम बात करें जैन समुदाय में प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जब प्रथम विभाजन हुआ तो स्थूल व्रत थे। अगर हम बात करें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी के द्वारा 5वां कौन सा जोड़ा गया था? तो ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को। इनके दामाद जमाली। अगर हम बात करें प्रथम विरोधी कौन थे? तो जाके कमेंट सेक्शन में बताइए। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान किस धर्म से है? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, जिसमें जैन धर्म की महिमा के बारे में बताया गया। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो चालुक्यों या सोलंकी नरेशों के द्वारा। अगर हम सियादवाद की बात करते हैं तो जैन धर्म के हैं आपको सारे जितने भी सिद्धांत हैं जैन धर्म के उनको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना। कुछ तो करिए, हाथ पैर चलाइए ताकि चीज़ें आपको रिवाइज होती रहें। केवल हम ही को यहाँ पर नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ पर तैयार करना है। कौन सबसे पूर्वकालीन
जैन ग्रंथ कहलाता है। तो 14 सूत्र, अगर हम बात करें जैन साहित्य को कहा जाता है तो आगम कहा जाता है। अगर हम बात करें जैन ग्रंथ में कल्प सूत्र के रचयिता कौन है, तो भद्रबाहु हैं। अनेकवाद जिसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत का दर्शन है, तो कौन सा है, जैन मत। अगर हम धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक की बात करें, किससे संबंधित है, किसके लिए, तो बाहुबली के लिए। बाहुबली कौन थे, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए। पिक्चर वाले बाहुबली को मत घुसेड़ दीजिएगा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वल्लभी में हुआ था। चीज़ें बहुत तेज़ी में रिवाइज करनी है। अगर हम बात करें जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में हो, तो प्राकृत एवं अर्धमगधी में। कौन गौतम बुद्ध के जीवन कार्य में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, देवदत्त। देवदत्त कौन थे आपको बताना है। और देवदत्त ने किसको भड़काया था, किस वंश के शासक को, कि जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, उनके बहकावे में आके। अगर हम बात करें हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है, तो किसके बारे में, केवल वासुदेव से संबंधित है। अगर हम अजीवक संप्रदाय की बात करें तो ये पहले क्या थे, महावीर स्वामी की इन्होंने शिष्यता का ग्रहण की थी और फिर इन्होंने उस शिष्यता को त्याग दिया था और अपना संप्रदाय चलाया था, जिनका नाम है मक्खली गोशाल। अगर हम बात करें कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है, तो हिंद यूनानी का। अगर हम बात करें वासुदेव कृष्ण की प्रथम यशवर पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी, तो सातवतों ने। अगर हम बात करें प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो नालंदा है। बच्चे को पता होना चाहिए, चीज़ें रटी होनी चाहिए। अगर हम बात करें जैसा कि आपके सामने दे रखा है, अगर हम बात करते हैं कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र उज्जैन के द्वारा, इनके पिता का नाम अजातशत्रु था। अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था, तो अभी हमने बताया बिंबिसार था। बिंदुसार के पर न चले जाइएगा। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ से मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय से भी मिलती है और भगवती सूत्र से भी मिलती है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। दोनों में जो 6 महाजनपद कॉमन है उनका नाम कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए। अगर हम बात करें मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन है, तो घनानंद है। ये एक शूद्र वंश के राजा थे और ये भी घनानंद की अगर हम बात करें तो अंतिम थे। इनके पिता को कौन कौन सी उपाधि मिली थी, इनके पिता को नहीं, इनके वंश के जो संस्थापक थे उनको कौन कौन सी उपाधियाँ मिली थी वो आपको बताना है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। अगर हम बात करें सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के में किस राजवंश का शासक था, तो नंद वंश का था। नंद वंश को फुल डिटेल में पढ़ाया है, जाके देखो और लाभ उठाओ और कुछ इंसानियत लाओ। बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, डेली टाइम निकालो अपने माँ बाप के लिए, कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा उनके हाथ पैर दबाओ, उनसे आशीर्वाद लो। धन आप खूब कमाओगे, नौकरी लग जाएगी, खूब तरक्की करोगे, लेकिन अच्छे काम जो हैं वही आपको आगे बढ़ाएंगे और उसी से आपकी ग्रोथ होगी। चलिए, इतना उपदेश नहीं देते हैं, नहीं तो आप लोग कहने लगेंगे आप तो महात्मा आदमी बन गए। चलिए हम बात कर लेते हैं कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन था, मगध था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद था। भारत में सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन कब हुआ था, तो 600 ईसा पूर्व हुआ था। अगर हम बात करें अभिलेखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के अशोक से नंद राजा के आदेश से एक नगर खोदी गई थी। तो कलिंग में, कलिंग युद्ध के बारे में आप जरा कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए। और अशोक का जब कलिंग युद्ध हुआ था तो उस वक्त कौन नरेश था, ये भी आपको जाकर बताना है। अगर हम बात करते हैं कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, तो डेरियस ने। अगर हम बात करें कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो यार पितृहंतक वंश की बात हो रही है। किसने की थी, तो अजातशत्रु ने अपने पिता किसकी, तो बिंबिसार की हत्या की थी, ना कि बिंदुसार पे जाना है आपको। और अजातशत्रु की हत्या कर दी थी, किसने हत्या कर दी थी, तो इनके पुत्र उज्जैन ने। अगर हम बात करें किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया था, वो किस वंश के थे, तो शिशुनाग वंश के थे। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों में, अगुत्तर निकाय। जैन धर्म की बात होगी तो भगवती सूत्र। चीज़ें मैं आपको फटाफट क्लियर कराते चलूँगा। अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो महाजनपद काल से जुड़ी हैं, तो इधर की भी हम देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि पाली ग्रंथ में गाँव के मुखिया को क्या कहा जाता, तो भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका क्या था, अवंतिका था। अगर हम नंद वंश के संस्थापक की बात करें तो महापद्मनंद। इनकी सारी उपाधियाँ बताइए आप कमेंट सेक्शन में। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया, तो ईरानियों के द्वारा किया। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 326 ईसा पूर्व। हर एक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था, तो अजातशत्रु को। अगर हम बात करें बिंबिसार की तो उसको किस नाम से जाना जाता था, तो ये आपको बताना है। अगर हम बात करते हैं
कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी, तो अभी हमने बताया कि हर्यक वंश के थे। उज्जैन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई, तो बेबीलोनिया में। उस सिकंदर ने, जिन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है, पुरुष को हराया था किस नदी के तट पर, तो झेलम नदी के तट पर। खटाखट चीज़ें रिवाइज होनी है आपको, धड़ाधड़ चीज़ें रिवाइज होनी है। किस प्रकार मृदभांड या पाटरी भारत में द्वितीय नागरी या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक मानी जाती हैं, तो उत्तरी काले पालिशदार बर्तन। अगर हम बात करें कि मगध की राजधानी कौन सी थी, तो राजगृह थी। ये भी आपको पता होनी चाहिए। चीज़ें मैं आपको खटाखट क्लियर कराने वाला हूँ, जो हम पढ़ चुके हैं उसके आगे हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था, आपको बताना है 16 महाजनपद में कितने गणतंत्रात्मक थे और कितने राजतंत्रात्मक थे और उनके नाम। तो किसके द्वारा पहला गणतंत्रात्मक की स्थापना की थी, तो लिच्छवियों के द्वारा। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति ए का है, तो अर्धचंद्राकार। अगर हम बात करें मगध के सबसे प्राचीनतम वंश के संस्थापक तो कौन थे, बृहद्रथ थे। अगर हम बात करें कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया, तो भोजक कहा गया। अगर हम बात करें गृहपति का अर्थ क्या है, धनी व्यक्ति। चीज़ें खटाखट क्लियर होनी है। जैन संगीति की बात पहले करते हैं, फिर बौद्ध संगीति की। तो जैन संगीति प्रथम जो हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में होती, पाटलिपुत्र में होती। अध्यक्ष स्थूलव्रत। द्वितीय संगीति हुई थी 512 ईस्वी में, वल्लभी में हुई थी। और इनके कौन थे, तो देववर्दी क्षमा श्रमण थे। अगर हम बात करें बौद्ध संगीति की, तो बौद्ध संगीति 4 हुई है, प्रथम द्वितीय और तृतीय। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व। इनके शासक कौन थे, अजातशत्रु थे। स्थान राजगृह था और अध्यक्ष महाकश्यप थे। अगर हम द्वितीय की बात करें तो 383 ईसा पूर्व कालाशोक शासक थे। स्थान था वैशाली। और कौन थे, तो सर्व कामनी थे इनके अध्यक्ष। अगर हम तृतीय की बात करें तो 251 ईसा पूर्व में हुई थी। शासक कौन थे, अशोक थे। पाटलिपुत्र स्थान था। और मोगलीपुत्तुस थे इनके क्या अध्यक्ष। अगर हम चतुर्थ की बात करें तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई है। कौन थे, कनिष्क शासक थे। कुंडलवन जो कि कश्मीर में वो स्थान था। अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र, जिन्हें अश्वघोष के तौर पर भी जाना जाता है। चीज़ें आपको खटाखट रिवाइज करते हुए चलनी है, कुछ भी ना छूटें, इसलिए मैं आपको सारी की सारी बातें बताते हुए चलूँगा। अब हम बात कर लेते हैं महाजनपदों के बारे में। तो हम पहले महाजनपद की अगर बात करें तो मगध, जिसकी राजधानी राजगृह या राजगिरी थी। राजगृह को राजगिरी के नाम से भी जाना जाता था, जो कि पटना गया बिहार में है। चीज़ें बहुत स्पीड में मैं बताने वाला हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। अगर हम बात करें अंग, तो अंग जो है उसकी राजधानी चंपा थी। आधुनिक भागलपुर, आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर में स्थित है। काशी की बात करें तो उसकी राजधानी वाराणसी या बनारस है। शिल्प, व्यापार और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर प्रदेश में वज्जी की राजधानी की बात करें तो वैशाली विदेह और मिथिला थी। विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता है। यह 8 गणराज्यों का एक संघ था। मुजफ्फरपुर और दरभंगा बिहार में है। अगर हम कोशल की बात करें तो श्रावस्ती आधुनिक उत्तर प्रदेश के साकेत, अयोध्या एवं श्रावस्ती फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। अगर कुरु की बात करें तो उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र दिल्ली, मेरठ और उत्तर प्रदेश और हरियाणा का क्षेत्र कुरु के अंतर्गत आता है। चेदी शक्तिमती इसकी राजधानी थी। बुंदेलखंड और उसके आसपास का भाग उत्तर प्रदेश। अगर हम मल की बात करें कुशीनगर एवं पावा जो है इसकी राजधानी थी। देवरिया गोरखपुर का क्षेत्र उत्तर प्रदेश। अगर अस्मक की बात करें तो पौधन या पोतन गोदावरी का तटवर्ती प्रदेश जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद के नाम से इसको आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें वत्स की, तो वत्स की जो राजधानी है वो कौशाम्बी है। कोशम भी कहा जाता था। प्रयाग इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश। अगर हम मत्स्य की बात करें तो विराटनगर जयपुर राजस्थान के अलवर भरतपुर एवं जयपुर का क्षेत्र है। अगर हम बात करते हैं अवंती की, तो उज्जैनी या महेशमती इसकी राजधानी है। मालवा के आसपास का क्षेत्र मध्य प्रदेश में। गंधार की बात करें तक्षशिला या पुष्कलावती की बात है, इसकी राजधानी है। अगर हम गंधार की बात करें तो तक्षशिला या पुष्कलावती है। और आधुनिक में ये अफगानिस्तान का पूर्वी भाग है। सूरसेन मथुरा में, मथुरा उत्तर प्रदेश में है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। अगर कम्बोज की बात करें तो इसकी राजधानी राजपुर है जो कि श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। रावलपिंडी पेशावर क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा है। तो चीज़ें आपको खटाखट क्लियर होती हुई चल रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं
मौर्य काल के बारे में। तो अगर हम मौर्य काल के समय की बात करें तो 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व के समय के तौर पर और कहीं कहीं पर 189 ईसा पूर्व तक का माना गया है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। मौर्य साम्राज्य में प्रसिद्ध मुद्रा का नाम पढ़ था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाद था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त है। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी है? तो मौर्य सम्राट अशोक थे। कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया? तो बौद्ध धर्म को। चीज़ें फटाफट आपको रिवाइज करनी है। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त के शासन ने विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? तो चाणक्य ने। सांची किस कला एवं मूर्ति का निरूपण है? तो बौद्ध। अगर सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी जिसने उसको प्रभावित किया? तो कारुवाकी। अगर हम बात करें अशोक ने सभी अभिलेखों की एकरूपता के लिए किस प्राकृत का उपयोग किया था? तो मगधी प्राकृत भाषा का उपयोग किया था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला भेजा था। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अशोक ने अपनी किस भाई की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी? अगर हम बात करें मेघास्थनीज ने भारतीय साम्राज्य को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7। अगर हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीति की नीतियों पर, राजनीतिक नीतियों पर चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम और देखें, बात करें कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। स्थापत्य कला की दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था लकड़ी से। अगर हम बात करें बरार गया जिला किस गुफा का उपयोग बरार गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो भ्राभु स्तंभ। अगर हम बात करें अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र की अगर लेखक की बात करें, देखिए इसमें सवाल ये पूछा गया कि अर्थशास्त्र के लेखक का समकालीन कौन है? तो हो जाएंगे वो चंद्रगुप्त मौर्य। और लेखक की अगर बात करें तो चाणक्य हैं। और ये भी पूछा गया है कि किसे भारत का प्रिंस ऑफ मैकियावेली भी कहा जाता है या जिसकी प्रिंस ऑफ मैकियावेली से तुलना की गई? तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए। अगर हम बात करते हैं नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्यों ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला था। मेगास्थनीज को भारत के इतिहास का पिता के तौर पर जाना जाता है और इनकी पुस्तक है इंडिका। और ये किसके द्वारा भेजे गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? तो ये राजदूत के तौर पर बनकर आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये सेल्यूकस के द्वारा भेजे गए थे। सेल्यूकस युद्ध में पराजित होते हैं और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कर देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। तो ये भी आपको पता हो। सेल्यूकस कौन है? तो ये है सिकंदर के थल सेनापति। अगर जल सेनापति की बात करें तो निर्याकस थे। और आगे बढ़ते हैं, चीज़ें फटाफट देखेंगे बहुत स्पीड में ताकि सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए इसी रिवीजन वीडियो में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो विशाखा दत्त के द्वारा। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन हुआ? तो विशाखा दत्त के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन देखने को मिलता है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो है इंडिका। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। चीज़ें आपको क्लियर करते हुए चलनी है। अगर हम बात करें अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा तो प्राकृत थी। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से? विष्णुगुप्त से। राजा के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा का सातवां अंक कौन सा है? मित्र। किसके शासन काल में डिमेकस भारत आया? तो बिंदुसार के। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्रहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र के। अगर हम बात करें कुलिंद बाग प्राचीनतम स्थल कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में। अगर हम बात करें किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणता के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। किससे पता चलता है? तो देवनाम प्रिय उपाधि से। अशोक के अभिलेख को पढ़ने का या शिलालेखों को पढ़ने का प्रथम श्रेय किसको जाता है? तो जेम्स प्रिस्पे को। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिस्पे को जाता है। इन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेख ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया या पढ़ा। सरल शब्दों में बोला जाए केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट तो ब्राह्मू स्तंभ। अगर हम बात करें मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तो तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त है। अगर हम उत्तराखंड में अशोक के एक शिलालेख की बात करें तो कालची है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया। ये सारी चीज़ें मैं आपको फटाफट रिवाइज कराता हुआ चलूँगा।
अगर हम बात करें प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध साधक जिसने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, संलेखना विधि से अपने प्राणों का त्याग किया था, तो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ पर किया था ये आपको बताना है। अगर हम बात करें कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख से मिलता है? तो शिलालेख 13वें से। कौन से? 13वें शिलालेख से। प्रसिद्ध ईरानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। पुस्तक लिखी उसने, कौन सी लिखी? इंडिका लिखी। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया तो 305 ईस्वी पूर्व में। अगर हम बात करें भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, या किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। अशोकों का समकालीन तुर्मे अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का शासक था? मिस्र का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया? अर्थशास्त्र में। अगर हम बात करें कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और दम का प्रतिपादन किया। तो चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप धड़ाधड़ सारी चीज़ों को आप परीक्षा में सही करके आओगे। और आपको मेरा और अपना और अपने माँ बाप सबके नाम की इज्जत रखनी है, बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर हम बात करें कि अशोक के शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं, तो दूसरा एवं 13वां अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री किसको भेजा था? संघमित्रा को। अगर हम बात करें कि अशोक ने मानसेरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में स्थित बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग है? तो खगोष्ठी। आपको बताना कौन कौन सी लिपि है अशोक के शिलालेख में, कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर हम बात करें श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक के द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें कि किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अब हम बात कर लेते हैं मौर्योत्तर काल की, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है मौर्योत्तर काल की। अगर हम बात करें तो मौर्योत्तर काल में आपको अगर उसकी तिथि की बात करें तो 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईसा 390। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे बाई मिस्टेक इन्होंने लिख दिया है, क्या लिख दिया है? ईसा पूर्व लिख दिया है। तो ये चीज़ आपको संभालनी होगी, क्योंकि कई जगह ये बच्चे गलत कराएंगे। अब यहाँ पर जो चीज़ मिस्टेक दे रखी है वो आपको दिमाग में बैठा लेनी है। मैं गोला भी बना देता हूँ, यहाँ पे ईसा पूर्व नहीं होगा, ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। केवल क्या होगा यहाँ पर? केवल और केवल होगा 319 ईस्वी। क्या होगी? 319 ईस्वी। पूर्व नहीं होगी, नहीं होगी, ये दिमाग में बैठा लीजिए, बाई मिस्टेक लिख गई। अगर हम मौर्योत्तर काल की बात करेंगे तो 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक की बात होगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना की? तो पुष्पमित्र सिंह ने। कड़ाद वंश का संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। प्राचीन भारत का महान व्याकरण प्राचीन भारत का महान वैद्याकरण बात हो रही जो वेद नहीं, जो वैद्य था, मुंह से नहीं निकल रहा है क्योंकि लगातार बोल रहे हैं। तो पूछा क्या गया कि प्राचीन भारत का महान वैद्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो जो पतंजलि हैं उन्होंने योग दर्शन का प्रतिपादन किया और वो पुष्पमित्र शुंग के समकालीन थे। चीज़ें आपको क्लियर करके चलनी है। अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा लिखाया गया? तो शाक राजा रुद्रदामन के द्वारा। सातवाहनों ने प्रारंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो महाराष्ट्र में। किस कुशाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा को चलाया? तो कटफिसेस द्वितीय ने। अगर हम बात करें किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो शकों ने। कुषाण काल में सबसे अधिक सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो वास्तुकला में। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? तो ग्रीकों के द्वारा। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य क्या था? तो बैक्ट्रिया था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो तमिल एवं चेरों का। अगर हम बात करें सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था किसके अंडर में? तो मौर्यों के अधीन में। अगर हम बात करें कि वह महान कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कनिष्क था। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली किसका मिश्रण है? तो भारत ग्रीक यूनानी शैली का। अगर हम बात करें रोम साम्राज्य के अनुसार
अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? तो कुषाण ने। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाणों ने। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका रहा? तो सातवाहनों का। अगर हम बात करें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश ने। चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने हराया था। किसने हराया था? तो पेन चाओ ने हराया था। ये सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। चीज़ें आपको फटाफट रिवाइज करनी है ताकि परीक्षा की दृष्टि से आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। अगर हम बात करें उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने? कुषाणों ने। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 57 कब हुआ था? ईसापुर। अगर हम सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा की बात करें तो प्राकृत थी। अगर हम बात करें जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है तो उसे गंधार कहते हैं। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर थी। अगर पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर का है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के थे। चीज़ें आपको फटाफट क्लियर करते हुए चलनी है। अगर हम बात करें कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गंधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्टेरियन ने। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह मिलता? तो मथुरा संग्रहालय में। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुकों को कर्मयुक्त भूमि या गांव या भूमि अनुदान में देने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो सातवाहनों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ कराया? किसका अधिकार था? तो कनिष्क का। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट ने करवाया था? 78 ईस्वी में। तो कनिष्क ने। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? तो ये आपको बताना है कि अगर हम तक्षशिला की बात करें तो वर्तमान में जो तक्षशिला है वो पाकिस्तान के रावलपिंडी ज़िले में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य चरक आदि ने यही से शिक्षा प्राप्त की थी। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल था। अगर हम बात करें कि बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो कनिष्क के द्वारा करवाया गया। अगर हम बात करें योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन है? तो कार्तिकेय का। अगर हम बात करें कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी है। ये भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अश्वघोष किसका समकालीन है? तो कनिष्क का है। अगर हम बात करें बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी तो कुषाण काल में। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है तो गंधार शैली। सातवाहनों की राजधानी स्थित थी कहाँ? अमरावती में। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में मिलती है। अगर पूर्व रोम शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो विधि के क्षेत्र में था। ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। चीज़ें आपको सारी की सारी क्लियर करते हुए चलना है ताकि परीक्षा में आपको कोई भी प्रश्न ऐसा ना मिले जो आपको पता ना हो। इसलिए मैं आपको सारी की सारी बातें बताते हुए चलूँगा। अगर हम बात करें तोलकाप्पियम ग्रंथ क्या है? तो व्याकरण और काव्य से धार्मिक कविताओं का संकलन। कुरूल किस भाषा में? तो तमिल में। किस संगम युगी राजा के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन हुआ? तो पांड्य का। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध चेर शासक कौन थे? तो सेन गुट्टवन। अगर हम बात करें तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मैखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो हिंदू धर्म से। अगर हम बात करते हैं कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो तोलकाप्पियम। अगर हम बात करें मुजरिम किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो मुजरिस जो है वो मुजरिस चेर राजवंश का प्रमुख बंदरगाह था। प्राचीनतम तमिल देवता मुर्गन किस वैदिक देवता के सदृश है? तो स्कंद या कार्तिकेय के। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो राजा के लिए। तमिल काव्य का इलियड कहा गया है शिल्पाधिकरम को। अगर हम बात करें चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? तो केरल पे। चीज़ें आपको सारी पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सेन गुट्टवन। अगर हम बात करें चोल वंश का प्रसिद्ध शासक तो करिकाल था। अगर हम बात करें चोल काल में सूक्ति वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन था? तो उरेयू था। अगर हम तोलाकीपद्म की रचना की बात करें तो ये कौन था? तोलकाप्पियम था। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा गया है? मनरय कहा गया है। पांड्यों की राजधानी क्या थी? तो मदुरई थी।
तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन ग्रंथ से संगम किससे संबंधित है? विद्वानों से अगर हम बात करें, स्ट्रैबो के अनुसार संगम युद्ध में किस वंश के शासक ने रोम सम्राट एवं अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व से लगभग अपना एक दूत बनाया है? तो पांड्य नरेश ने। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा गया है? तो मणि मेखलई को कहा गया। अगर हम बात करें पुरा केवरी पुट्टम की स्थापना किसने की थी? तो करी काल ने की थी। ये चीज़ें आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा के चलनी है। चलिए और हम आगे देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदस्य हैं? तो स्कंद और कार्तिकेय के। अगर हम बात करें संगम का योजन, तो संगम का योजन मुख्यतः 3 कालखंडों में हुआ है और 3 चीज़ें उसमें इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें संगम, तो प्रथम संगम का स्थान था मदुरई। अध्यक्षता किसने की थी? तो अगस्त्यार या अगस्त ऋषि ने। अगर द्वितीय संगम की बात करें तो ये कहाँ हुआ? अलवेप पे हुआ है, कटापुरम जिसे कहते हैं। और इसके भी ऋषि कौन थे? तो अगस्त ऋषि थे। और तृतीय संगम की तो वो मदुरई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? नकीरर ने की थी। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए चीज़ों को हम और बेहतर ढंग से समझते हुए चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन जो संगम काल का छूट रहा। संगम युग में उरैयोर किसके लिए विख्यात था? तो अगर हम संगम में उरैयोर की बात करें तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं गुप्त काल की। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। गुप्त काल की अगर बात करें तो 319 ईस्वी से, फिर यहाँ ईसा पूर्व लिखा है तो इसको आप सही कर लिए। 319 ईस्वी से लेकर के 540 ईस्वी तक की बात है। गुप्त काल के अंतर्गत गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के थे। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है और चीज़ों को खटाखट क्लियर करते हुए चलना। अगर हम बात करें कि गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल शास्त्री था? तो आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरदारी दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुंडों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से कवि कालिदास किसके राजी कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है। अगर हम बात करें अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। अगर हम बात करें उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन था? नालंदा था। अगर हम बात करते हैं एरण अभिलेख का संबंध किससे है? तो आपको पता होना चाहिए भानुगुप्त से। फयान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा गया? गुप्त काल को। फयान कहाँ का निवासी है? चीन का। सेतुबंधु का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक है? वाकाटक का। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। अगर हम बात करते हैं कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख से सक्रोपम कहा गया? तो कहाँ किस स्तंभ लेख की बात हो रही है? तो कोहम स्तंभ लेख की बात हो रही है। फयान और हेनसांग ने किन के राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन की बात हो रही है। अगर हम बात करें धन्वंतरी कौन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में 9 रत्न में से एक थे जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। चीज़ों को आपको फटाफट रिवाइज करते हुए चलना है ताकि आप बहुत बढ़िया रिजल्ट ला सके। अगर हम बात करें गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक थी। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्तम मंदिर कौन सा है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगर हम बात करें अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाओं का निर्माण किन गुफाओं के निर्माण के कारण गुप्त काल में हुआ? तो अगर हम अजंता की गुफाओं की बात करते हैं तो 16, 17 और 19 जो गुफाएं हैं उनका निर्माण जो है वो गुप्त काल में हुआ। अम्रकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के में थे। अगर हम बात करें गुप्त संवत तो 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। गुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलब्धि में कराया था? अपने राजारोहण के स्मारक के रूप में कराया था। अगर हम बात करें नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो गुप्त काल की है। अगर हम बात करते हैं कि किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो गुप्त वंश के। दिल्ली के महरौली के कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसके स्मृति में है या किसके लिए बनाया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगर हम बात करें कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? तो अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है उसके किस अभिलेख से उपलब्ध है? प्रयाग के। अगर हम बात करें कि किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल में। चीज़ों को बेहतर ढंग से आपको समझते हुए चलना है। खटाखट में आपको रिवाइज करते हुए चलूँगा और आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को
पूरा का पूरा रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं भारत का नेपोलियन किसे कहा गया। समुद्रगुप्त को इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुक्त होकर उसे भारतीय नेपोलियन कहा है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है भारत में, लेकिन प्राचीन भारत में अगर वर्तमान में बात किया जाए तो ये पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर चाणक्य और चरक दोनों ने शिक्षा प्राप्त की थी। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का अगर हम बात करें, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। प्रयाग प्रशस्ति किस सैन्य अभिन्यास के बारे में जानकारी देती है? तो समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें, गुप्त सम्राट जिसने हुंडों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त शक विजेता किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को रजत सिक्का जारी कर रहा था किसने? कौन प्रथम गुप्त शासक था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। अगर हम बात करें नगरों के क्रमिक पतन की, तो गुप्त काल की बात है। अगर किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन सा राजवंश हुंडों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हो गया था? तो गुप्त शासक। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ मिली हैं? तो बाघ या धार में। गुप्त वंश की किस अवधि में शासन किया? तो 319 से 500 ईस्वी तक। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा? तो कुमार संभव। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरण्यक अभिलेख से। महिर कुल संबंध है किससे? हुंडों से। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिपि से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना गया? कुमार गुप्त को। अगर हम बात करें, पांडुवर्धन भुक्ति प्रांत स्थित है कहाँ है? उत्तर बंगाल में। प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो आर्यभट्ट थे। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त था। चीज़ें आपको सारी की सारी इसी वीडियो में क्लियर करते हुए चलनी है। अगर हम बात करें कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय भी किस युग को गया है? तो गुप्त युग को गया है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। महरौली दिल्ली लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ शताब्दी में। अगर हम बात करें कुमार संभव का महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभव महाकाव्य कालिदास के द्वारा लिखा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग गुप्त है। गुप्त युग में भू राजस्व की दर उपज का छठा भाग था। चीज़ों को खटाखट आपको क्लियर करते हुए चलना है। अब बात कर लेते हैं गुप्तोत्तर काल की। तो अगर हम गुप्तोत्तर काल की बात करें तो पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्पभूति वर्धन ने की थी। अगर हम बात करें पुष्पभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा तो हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा प्राचीन तीर्थ यात्री भारत आया? तो हेनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने किसको पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहते हैं? तो हर्षवर्धन को। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी हैं? तो हर्षवर्धन के। हेनसांग भारत में लगभग कितने वर्ष रहा? तो 14 वर्ष। कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती गामन को रोका था किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? नर्मदा नदी के। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? कन्नौज। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी है? तो बाणभट्ट ने। हर्ष अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करता था? तो प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलब्ध में कराई थी? अपने राजारोहण के उपलब्ध में। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उद्योग के लिए सबसे पुरानी प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा था। कवि बाणभट्ट निवासी थे थानेश्वर के। नागानंद का रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन ने। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया, कन्नौज एवं प्रयाग में। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार या रचनाकार कौन है? तो हर्षवर्धन ने। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। चीज़ों को आपको फटाफट रिवाइज करते हुए चलना है ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर स्कोर कर पाएँ। चलिए बात करते हैं। आज भी भारत में हेंगसांग को याद करने का मुख्य कारण है सीयू की उसकी रचना। हेंगसांग ने किसे शिलादि कहा है? तो हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट के द्वारा। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकने में शक संवत का वर्ष
556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष क्या है तो 634 ईस्वी। शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशी शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। यद्यपि शक संवत 556 अंकित है तो इसमें ईस्वी सन में लाने के लिए 78 जोड़ दिया जाएगा। अगर हम बात करें हर्ष के समय में सूचनाएं किस पुस्तक में निहित हैं, कल्हड़ की सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर कहाँ से स्थानांतरित की? कन्नौज से। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन करता था। प्रयाग नर्मदा नदी में सम्राट हर्ष के दक्षिणावतार को किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। कौशिकी शब्द का प्रयोग किस के लिए किया जाता है? रेशम के लिए। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? इन युद्ध के द्वारा। अगर हम बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण तो मुसलमान थे या मुस्लिम आक्रमणकारी थे। अगर हम बात करें गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र का था तो कन्नौज था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य के नाम से जाने गए वो कहाँ के निवासी थे? तो केरल के। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन से हैं? तो जोशी मठ, द्वारका मठ, पुरी तथा श्रृंगी में। ये आपको पता होने चाहिए। अगर हम बात करें प्राचीन भारत के विधि जो मिक्स प्रश्न हैं, जो सभी टॉपिक के मिक्स पॉइंट लिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? तो अगर हम बात करें किस विदेशी यात्री ने भारत का सबसे पहले दौरा किया तो मेगास्थनीज ने किया, जिनको भारतीय इतिहास का पिता भी कहा जाता है। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में है। अगर हम बात करें तो ये अगर 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की बात हो रही है तो इसे महापाषाण संस्कृति नहीं, इसे वैदिक संस्कृति कहेंगे। हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जहाँ महापाषाण काल में उपयोग लाए जाते थे बड़े पत्थरों में घेरी गई समाधियाँ या कब्र। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो आपको थोड़ा प्राचीन समय में जाना पड़ेगा और ये टॉपिक आप पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। अगर हम बात करें किस पुस्तक का 15 भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ तो पंचतंत्र का। अगर हम बात करते हैं न्यूमिस्मेटिक तो सिक्कों में धातुओं के अध्ययन को कहते हैं। अगर हम बात करें तो उपदेशा के लेखक कौन है तो नारायण पंडित जी हैं। अगर हम बात करें नाथशास्त्र की रचना किसने की है तो भरत मुनि ने। इतिहास के पिता के तौर पर किसको जाना जाता है? हेरोडोटस का। और हिस्टोरिका इनकी पुस्तक है। अगर हम प्लिनी की बात करें तो नेचुरल हिस्टोरिका इनकी पुस्तक है। अगर हम बात करें प्राचीन नगर तक्षशिला किस के बीच स्थित है तो सिंधु एवं झेलम के बीच स्थित है। और इस तरह आज का आपका प्राचीन भारत के इतिहास का रिवीजन बेहतर ढंग से समाप्त हुआ है। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़, बोलते बोलते गला पड़ जाता है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फ्री में जुड़ने के लिए, सभी विषयों की तैयारी के लिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए। तो और साथ ही साथ मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको पक्का सिलेक्शन दिला कर रहूँगा, इस बात की मेरी गारंटी है। इसी के साथ आज का हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।